एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं 25, 26, ये 2019 का था। उसके बाद हम आएंगे उस पे टेस्ट सीरीज पे ना, जैसे क्या है कि OES। अच्छा, तो इसमें क्या है अरे यार, तो इसमें तुम्हारा जो है फुल लेंथ 9 ये रहा ना। अच्छा हाँ, यहाँ से नहीं आएगा, रिपोर्ट में आएगा। सो रिपोर्ट में 9 मैंने दिया है ये। ठीक है, यही पेपर है ना। सो अभी ये डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं 25। तो एक तरीका मैंने बताया था कि जस्ट यू अरेंज इट, चूंकि यूनिफॉर्म 0 1 है। सो आई कैन से लाइक जैसे 3 रैंडम वेरिएबल IID है, यूनिफॉर्म 0 1। सो x1 के मे बी मोर देन x2 प्लस x3 और x1 मे बी लेस देन x2 प्लस x3। ऐसी सिमिलरली x2 में भी मोर देन x1 प्लस x3 या x2 में भी लेस देन x1 प्लस x3। या सिमिलरली तीसरा केस है x3 में भी मोर देन x1 प्लस x2 या x3 इज लेस देन x1 प्लस x2। देयर आर 6 केसेस। इस तरह के 6 केसेस हैं। सो दिस इज वन ऑफ द केस। सो आई थिंक दिस आंसर इज करेक्ट। सो वन वे इज दिस, अदर वे बाकी सॉल्यूशन भी ग्रुप पे किसी ने भेजा होगा, वो कन्वोल्यूशन मेथड से किया होगा, जो कि जैम में इस मेथड का नाम चूंकि लिखा नहीं है तो मैंने उस मेथड किया है। दूसरे तरीके से करते हैं फिर। So, एक तो ये वे है, दूसरा तरीका से ग्रुप में जिसने सॉल्व किया था वो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया इसका पहले, फिर उससे किया। तो वो कन्वोल्यूशन मेथड जैम के सिलेबस में वर्ड यूज नहीं है, तो हमने उसको यूज नहीं किया। और थर्ड वे है, सो इफ वी डू, यहाँ करता हूँ। सो इसमें है फुल लेंथ टेस्ट, आज 9 करने वाले हैं। बट एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ क्या है, x1 x2 x3 दे आर IID यूनिफॉर्म 0 1। अब आपसे पूछ लिया इन्होंने x1 लेस देन होगा x2 प्लस x3 से, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सो एक तरीके से मैंने बताया कि उस तरह से तुम इस तरह केसेस बना लो। 6 केसेस होंगे, दिस इज वन ऑफ द 6, क्योंकि IID यूनिफॉर्म है इसीलिए। और दूसरा तरीका है जो हम करना चाहते हैं, देखो इसका जॉइंट PDF क्या होगा, x1 x2 x3। इसका अगर मैं जॉइंट PDF निकालूं तो क्या होगा, तो बताओ। What is joint PDF of x1 x2 x3? 1 तो 1 ही हो जाएगा। जस्ट 1। एंड जब x1 0 से 1 में है, x2 भी 0 से 1 में है और x3 भी 0 से 1 में है। अब आपसे क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे अगर मैं ये क्वांटिटी निकालूं तो ये कुछ नहीं है, ये ट्रिपल 3 है ना। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन 3 रैंडम वेरिएबल 2 होता है जब x y सिर्फ डबल इंटीग्रेशन करते हो आप। सो मुझे इस रीजन पे इंटीग्रेट करना होगा ट्रिपल। तो ये जॉइंट इसका 1 है। लाइक अब तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से लिख सकते हो x1 x2 x3। तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट, ओके अभी तो तुम लिख लो जैसे x1 x2 x3, बट तुम्हें देखना है कि लिमिट किस तरीके से इजीली यू कैन सिंप्लीफाई उसके हिसाब से। तो ये होगा ओवर दिस रीजन। तो यहाँ देखना है कि जो जो अच्छा, तो यहाँ जो हाँ x1 greater than x1 x2 plus x3 था। अच्छा ग्रेटर देन था, मैंने लेस लिख दिया। ओ 1 मिनट। अच्छा ग्रेटर देन था, हाँ यस। सो दिस इज ग्रेटर देन। सो ओके, तो मुझे इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है कि x1 इज मोर देन x2 प्लस x3। दिस विल बी मोर देन 1 एंड दिस विल बी लेस देन 1। x1 जो होगा 1 से छोटा ही होगा, है ना। ओके, सो ये रीजन है आपके पास। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी
मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, इसी चीज को ऐसे लिख देता हूँ कि x2 प्लस x3 जो है दैट इज लेस देन x1, और ये मोर देन 0 होगा, ये लेस देन 1 होगा, ये ऑब्वियस है, ठीक है, ये जस्ट इट इज ऑब्वियस, इतना ही है, लेकिन मीनिंग ऑब्वियस है, लेस देन 1 है और ये मोर देन 0 है, ऑब्वियस है। मुझे ये चाहिए था, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है 1 को। सो अगर मैं मान लो पहले मैं लिमिट लेता हूँ किसका, x1 का, चलो x1 का ले लेते हैं, देन x2 और x3। सो x1 की लिमिट क्या लेना चाहिए, यहाँ देख के बताओ, इसमें देख के बताओ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द लिमिट x2 ऑफ plus x3 to 1। x2 प्लस x3 से 1। अभी इसमें आएंगे, तत्काल रहने दो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसकी लिमिट लिखेंगे, तो कितनी आ जाएगी इंटीग्रेट करके, So 1 minus x2 minus x3। ठीक है। अब ये आ गया dx2 dx3। ओके, अब रीजन क्या बचा हमारे पास, तो हमने तो x1 को यूटिलाइज कर लिया। सो अब हमारे पास है, नाउ वी हैव दिस, एक मिनट, से हमने क्या करना है, अब x2 की लिमिट लिखनी है। x2 का क्या लिख सकते हो तुम, तो यहाँ x1 देखो, एक्चुअली क्या होता है, जब आप 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आते हैं, आप प्रोजेक्शन लेते हो। सो यू टेक द प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन किसका लोगे आप, इस वाले पार्ट का प्रोजेक्शन लोगे आप x2 x3 प्लेन में। एक्चुअली वो स्पेस में था ना, तो देखा कि 0 से 1 0 से 1 0 से 1 इस तरह से चल रहा है। सो लाइक मैं अगर ऐसे लिखूं, सो फॉर एग्जाम्पल, हाँ मतलब चलो ठीक है, इस तरह से ले लो। सो इस तरह केस था यहाँ पे हमारे पास कि x भी 0 से 1 में है, y भी 0 से 1 में है, z भी 0 से 1 में, इस तरह बना लो। सो x y z ऑल आर इन 0 to 1, ठीक है, इस तरह से x y z ऐसा बोल दो। सो ये हमारा था ना अभी कि सपोर्ट पूरा है, x ये क्यूब टाइप का है। अब तुम इसका प्रोजेक्शन लोगे किस पे, x2 x3 प्लेन में, x2 x3 प्लेन में। सो लाइक अच्छा, यहाँ मुझे x1 x2 x3 लेना चाहिए, x1 x2 x3, ये कैसे ही बनाओ, तुम्हारी मर्जी है। ओके, तो अब क्या बचेगा, तो ये रीजन कैसे कन्वर्ट होगा, अब ये देखना है मुझे, ठीक है। सो ये अब बनेगा, आई थिंक दिस x2 प्लस x3 इज लेस देन 1, यही ना, x1 तो यूज हो गया। सो यहाँ हाँ से क्या सर। आ जाएगा, मुझे x2 चाहिए, तो x2 हो जाएगा 1 माइनस x3, और x2 के बारे में मुझे पहले से पता है, x2 के बारे में मुझे पहले से पता है कि 0 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 0 से 1 में है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि यहाँ पे ये लेस देन 1 होगा, बिकॉज ऑफ x1 का यूटिलाइज कर लिया हमने, तो x2 x3 प्लेन में जब प्रोजेक्शन लोगे तो दिस थिंग विल बी लेस देन दिस। सो ये हो गया। तो अब तुम जब इंटीग्रेट कर रहे होगे 1 माइनस x2 माइनस x3 को x2 के रेस्पेक्ट में, तो बताओ x2 का लिमिट में क्या लिखूं, सर 0 to 1 minus x। ठीक है, 0 to 1 माइनस x3। अब x3 के बारे में क्या जानते हो, x3 का लिमिट क्या है, सर 0 to 1। 0 to 1। चलो इसको इंटीग्रेट करो, कितना आता है। सो ये तीसरा तरीका है। एक तरीका से ग्रुप में ऑलरेडी कोई सॉल्यूशन पोस्ट कर चुका है कन्वोल्यूशन मेथड से, वो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बना के वो। सो इसको सॉल्व करो, देखो 1/6 आएगा। चेक कर लो एक बार, जस्ट यू सिंप्लीफाई, ये कितना आता है, ये सर चेक करो। आपने जो बताया था ना वो आईआईडी के लिए 1/6 हो जाएगा। हाँ हाँ, सर अगर 4 वेरिएबल हुआ तो भी ऐसे कर सकते हैं ना आईआईडी के लिए। यस यस, आईआईडी यूनिफॉर्म है तो वैसा हो जाएगा। उस तरह देखेंगे कितने केसेस हैं, वो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि कितने केसेस बनेंगे उस तरह से। सर यूनिफॉर्म होगा तभी कर सकते हैं। हाँ, ओके सर। तो यूनिफॉर्म के लिए होगा ही, बाकी के लिए फिर तुम्हें देखना पड़ेगा रिजल्ट ट्रू या फॉल्स है, एनालाइज किया जा सकता है कुछ, मतलब वो ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरीके से कर लो, पूरा तुम्हें प्रॉपर प्रूफ मिल गया। सो दिस इज द वे। अब बचा 26 का, 26 में हमने क्लास में कर ही लिया था ऐसे, तो ये 25 था, और 26 भी कर ही लिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं ना हुआ तो इसमें बस ये है 26 में कि 25 में किसी को पूछना है कुछ, ये जो मेथड मैंने अभी किया इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, तो अभी सॉल्व किया है कि 1/6 आएगा, तुम इंटीग्रेट करो इसको जस्ट, आपने इंटीग्रल कैलकुलस है ना सिलेबस में, आपको इंटीग्रेशन आता है, डबल इंटीग्रेशन। पहले x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, x3 को कांस्टेंट मान के, फिर बाद में x3 के रेस्पेक्ट में 0 से 1 में इंटीग्रेट करो तो आ जाएगा। नेक्स्ट 26 में ये है कि xy आईआईडी यूनिफॉर्म 0 1 यहाँ भी है,
सो x गिवन x मोर देन y बोल दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x है ना। ओके सो यहाँ पे जो है आपके पास कि एक्स वाई इज यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है। अब आपको बोल रहा है ये कि क्या एक्सपेक्टेशन होगा x का, गिवन है x मोर देन y है। तो मैंने जो कल बताया था वो ठीक है, हमने कहा था कि लाइक यू राइट x, ठीक है, देन यू राइट, मैंने इस तरह से लिख दिया था, दिस प्रोबेबिलिटी x मोर देन y dx dy, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि x 1 y है ना इसलिए, सो अब यहाँ पे x की लिमिट आप क्या लोगे, x कहाँ से कहाँ तक है, या dy dx लिख लो या dx dy लिख लो, क्योंकि इंटरसेक्शन लेते हो ना आप। जैसे यहाँ पे अभी ये कैसे आया इसको बताया जिसने किया है। तो यहाँ क्या होता है कि पीडीएफ एट एक्स वही आएगा वो, फाइनली सिंप्लीफाई होके। सो एक्स की लिमिट क्या लिखेंगे, कल बताया था ना मैंने। अरे यहाँ देख के बताओ, इसमें एक्स की लिमिट क्या होगी, y to 1 y to 1, और y की लिमिट 0 to 1। हाँ हाँ तो ये सॉल्व करो, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू तो हाफ आ जाएगी, तो ये तुम्हारी हाफ आएगी। ये तुमने सॉल्व किया था कल, 1/3 आया था, सो 2/3 इस तरह से आएगा, चेक करो, इसको वेरीफाई कर लो एक बारी जस्ट। इसकी वैल्यू तो 1 ही है ना, ये 1 है जस्ट। एक मिनट, जैसे तुम्हें अगर ये पूछा जाता कि मान लो, जैसे पूछा गया है कि क्या है पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन एक्स मोर देन वाई, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। अच्छा थोड़ा नोटेशन इसका थोड़ा awkward सा है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर इसको लिखना चाहे तो, ये इसको, अच्छा गिवन वाई होगा तब तो सर, ऐसे पीडीएफ नहीं होता है शायद। हाँ उस तरह से नहीं होता ना, क्योंकि ऐसा डिफाइन थोड़ा awkward सा हो जाता है। सो लाइक ये है कि हाँ किसने भेजा था, इस तरह से डिफाइन किया था कि जैसे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, अब ये लिखना भी ठीक नहीं होगा बिकॉज ऑफ ये हम डिस्क्रीट में लिखते हैं, हमें पता है ये कॉन्टिन्यूअस, तो ऐसे भी आप नहीं लिख सकते। कुछ बच्चों ने ये सॉल्यूशन भेजा था ना, सो यहाँ ये लिखना भी ठीक नहीं है बिकॉज यू कैन नॉट राइट लाइक दिस इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। सो ये है, बट हाँ ये सोच सकते हो कि ओके जब एक्सपेक्टेशन की बात है, सो लाइक ये एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये तुम्हारे पास जो आता है, तो कुछ बुक में मैं देखा ये कुछ इस तरह से लिखते हैं ये लोग, एक्स इंडिकेटर फंक्शन ऑफ एक्स मोर देन वाई एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन वाई, इस तरह से। अब इसको जब तुम खोलते हो इंडिकेटर फंक्शन, पता है आप लोगों को क्या होता है, इंडिकेटर फंक्शन से करोगे सो मतलब x इंटू 1 जब ऐसा है और x इंटू 0 जब ऐसा नहीं है ना, इंडिकेटर फंक्शन ये होता है। तो यहाँ भी मतलब वही है जो मैंने किया, यहाँ भी कुछ नया नहीं होगा, x टाइम ज्वाइंट पीडीएफ dx dy, फिर से वही है, x की लिमिट y to 1, या पहले dy dx लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू 0 to 1, यहाँ भी अपॉन हाफ, तो ये भी वही आंसर देगा 1/3 अपॉन 1/2 प्लस 2, फिर भी वही आएगा। बात वही है, ये बुक्स में कुछ इस तरह से डिफाइन किया होगा तुम देखोगे तो। इंडिकेटर फंक्शन क्या होता है, आई ए सेट ए पे, इसका मतलब होता है 1 जब तुम्हारा x a में है, 0 जब x a में नहीं है ना, ये इंडिकेटर फंक्शन है। ओके सो ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा क्लास में प्रॉब्लम हुआ था लास्ट टाइम, अदरवाइज सॉल्व तो हो गया था कल भी। सो आगे बढ़ते हैं, सीधा टेस्ट पे आते हैं। तो बताओ इसमें डाउट्स बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 6 6 तो कह रहा है कि एक्स बी
रैंडम वेरिएबल सच दैट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 1/4 है। अच्छा 2 पे 1/4 है और इसका CDF दे रखा है तुम्हें। तो अब पूछ रहा है तुमसे कि क्या पूछ रहा है, सो तुमसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 गिवन x मोर देन इक्वल टू। चलो सो जो 6th क्वेश्चन है, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट 9th, ठीक है, MS का। सो क्वेश्चन नंबर 6, सो इसमें तुमसे ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 पे 1/4 है। चलो अरे यार इसको बंद करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आना पड़ेगा। सो x बराबर 2 पे 1/4। अब CDF ध्यान से देखो, CDF तुम अगर ध्यान से देखोगे और मुझे बताओ कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 को CDF के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? f(2) minus f(2) minus हाँ f(2) माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2, है ना। सो ये फॉर्मूला है, ये इन जनरल फॉर्मूला है, तीनों के लिए वैलिड है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड सब में ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अब देख लो आप ढंग से देखो CDF को और बताओ x को 2 रखने पे क्या आंसर आएगा। x को 2 रखने पे क्या आंसर आएगा, x को 2 रखने पे CDF की क्या वैल्यू है? क्वेश्चन क्लियर है? x is equal to 2 है, so what is value of 3 alpha by 4 sir. 3 alpha by 4 ना। so this quantity is 3 alpha by 4 minus 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट में बताओ CDF की वैल्यू। 3/5 so 2 plus 1 3 3/5 yes। so आपके 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आएगी 3/5। so ये है 3/5 और ये क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1/4। ये इसलिए दिया ताकि अल्फा निकाल सको आप। so 1/4, चलो इसको इधर बुला लेते हैं लेफ्ट में, प्लस 3/5 इज 3 alpha by 4। तो यहाँ से देख लो 5 3 8 बटे 20 है ना, और इज इक्वल टू 3 alpha by 4। अब यहाँ से कर लो 4 5 है ना। सो यहाँ से क्या आंसर आ गया, फाइनली अल्फा इज कितना 8/15। चेक कर लो कैलकुलेशन। Yes, sir. ओके तो अल्फा निकल गया आपका। अब जब अल्फा आ गया तो मुझे अब क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 गिवन x मोर देन इक्वल टू 2। तो ये तो जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा हो गया। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 इंटरसेक्शन x मोर देन इक्वल टू 2, ये न्यूमरेटर हो गया, अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 17/20 आया। अच्छा ऐसा मिस्टेक है, ये कह रहे हो? 17/15 yes sir yes अल्फा 17/15 आ रहा है। अच्छा चेक करता हूँ मैंने कहीं गलती किया क्या। 8/15 पाँच सही ओ, भाई बार 15 है। अच्छा मैंने वो गलती किया कैलकुलेशन, यस यस 5 + 12 सो दैट इज 17। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने गलत किया, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तब। सो 5 + 12 17/20, यहाँ से आ गया 17/15 ना, हाँ वो मैंने गलती किया। सो यहाँ से आया ठीक है, तो अब आया 17/15। ओके हाँ ठीक है, सो ये आपके पास आया। ओके सो अब क्या हमारे पास, अब ये जस्ट सिंपलीफाई कर लेंगे न्यूमरेटर को कि x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 2 है, इंटरसेक्शन आया ना, लेस देन 3 है। अब तो कर ही लोगे आप लोग। सो दिस, सो यहाँ पे क्या है कि अब मुझे जानना है न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ CDF। कोई बताओ मैं न्यूमरेटर को CDF के टर्म में क्या लिखूं? F3 minus Probability 1 is minus equals probability to 2 plus f3 minus f2 negative. है ना, इस तरह से कि 3 माइनस, और यहाँ होगा मोर देन इक्वल टू है। सो 1 माइनस, तुम इसको लिख सकते हो 1 minus प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली x लेस देन F2 minus। हाँ, तो CDF एट 2 माइनस, क्योंकि 2 से इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनिटी माइनस दिस। ओके अब पुट कर लो सारी वैल्यूज। सो 3 माइनस 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट में देख लेंगे क्या है। 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 3 का लेफ्ट हैंड लिमिट लो चाहे राइट हैंड लिमिट लो, तो 2 4 के बीच में ही है। सो 3 alpha by 4 हो गया। सो इसका तो आ गया 3 alpha by 4 माइनस f(2) माइनस 2 माइनस हमने यहाँ भी बताया था 3/5। सो 3/5 अपॉन
1 माइनस 3/5। अब अल्फा पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट कर लो 3 अल्फा बाई 4 था 17/20 ना। तो 17/20 माइनस कर लो इसको सॉल्व। 17/15 था। नहीं, 3 अल्फा बाई 4 की वैल्यू, ये अल्फा है, 3 ओके अल्फा बाई 4 की वैल्यू है ना। हाँ ठीक है, 3 अल्फा बाई 4 की वैल्यू। सो ये ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अपॉन 20 एंड माइनस दिस, इसको कैलकुलेट कर लो। सो 2/5, तो कितना आता फाइनल? 5/8। फाइनल, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, जिनका डाउट था उनको समझ आया, मतलब ये ऐसे Yes, मुश्किल नहीं sir. था। नेक्स्ट बताओ। 9 सर। अच्छा 8 सर 9 जी 7th में भी था एक बार डाउट। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। सो 7 कह रहा है कि x1 x2 xn be the random sample from the distribution uniform theta 5 theta, डिफाइन x1 मिनिमम है xn मैक्सिमम है, mle क्या होगा। अच्छा तो इसका हम ट्राई करके देख लेते हैं। 7th, अच्छा आपका मोर देन 1 आ रहा होगा ऐसा कुछ। सो लाइक x1 x2 xn दे आर यूनिफॉर्म थीटा 5 थीटा। तो जब आप पीडीएफ लिखोगे तो 1/5 थीटा माइनस थीटा मतलब 1/4 थीटा। कब? जब ईच एक्स, अगर मैं एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूं तो ईच एक्स आई बिटवीन थीटा टू 5 थीटा। सो अब यहाँ से जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालोगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 1/4 थीटा इस पूरे की पावर n हो जाएगी, और each xi will be between theta and 5 theta for all I 1 2 3 up to n। तो अब इसको ठीक से अरेंज कर लो थीटा के लिए। सो यहाँ थीटा जो है लेस देन each xi है, सो each xi है, दिस विल इम्प्लाई थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ xi x1। यहाँ से 5 थीटा इज मोर देन each xi, सो है ना, यू मे टेक इक्वलिटी, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या होगा, है ना, सो यहाँ से होगा 5 थीटा, थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई है ना अपॉन 5। सो लाइक कहने का मतलब ये है कि 5 थीटा जो होगा, ये लिख लो कि 5 थीटा मोर देन इक्वल टू सबसे मैक्सिमम ऑफ ऑल, ठीक है ना, nth ऑर्डर स्टैट्स। सो थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक अपॉन 5। सो फाइनली क्या हुआ? सो फाइनली लाइक्लीहुड फंक्शन इज 1/4 थीटा होल पावर n, जहाँ थीटा विल बिलोंग्स टू इंटरवल। थीटा किससे ज्यादा है? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 5 से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तक। तो मतलब ये कुछ इस तरह का इंटरवल बना के अगर आपको मैं दिखाऊं कि एक नंबर है, यहाँ है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक को 5 से डिवाइड करोगे, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक इधर है, और जबकि जो एक्चुअल में है ना, यहाँ कहीं ना कहीं nth ऑर्डर स्टैट्स होगा, क्योंकि ये मिनिमम ऑफ ऑल है, ये मैक्सिमम ऑफ ऑल, तो मैक्सिमम हमेशा राइट में होगा ना मिनिमम से, लेकिन 5 से डिवाइड किया इसलिए छोटा हो गया। तो आपका अच्छा अभी मुझे चेक करना है ये इंटरवल, मतलब यहाँ पे ये है। अब आपको चेक करना था mle क्या है, तो mle के लिए क्या करना होता है, ये लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया थीटा का। अब देखना है कि थीटा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मैक्सिमम। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, चलो 1/4 की पावर n बाहर, क्या होगा डेरिवेटिव इसका, 1/थीटा की पावर n है, तो इसको ऐसा करता हूँ n टाइम 1/थीटा की पावर n माइनस 1 एंड माइनस 1/थीटा स्क्वायर, इस तरह से आएगा। सो ठीक है, x की पावर n का डेरिवेटिव दिस एंड 1/थीटा का डेरिवेटिव दिस इज नेगेटिव, मींस likelihood function is strictly decreasing on this interval xn upon 5 to x1। अब बताओ किसी इंटरवल पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ इसका डोमेन का पॉइंट ये है और इधर कहीं डोमेन का पॉइंट ये है। अब मुझे बताओ किस पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा ये सर फंक्शन? एक्स एन ओवर 5। हाँ, सो अभी जो मैंने कैलकुलेशन जो किया है, सो आंसर शुड बी दिस, अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो तो। ठीक है जी, कुछ किसी को कहना है इसमें कुछ? सर कैलकुलेशन किया है xn/5 मिनिमम वाले से लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ये कैसे बोल सकते हैं हम? इंटरवल में आप देख रहे हैं ना,
इंटरवल का लेफ्ट हैंड पॉइंट हमेशा छोटा होता है राइट हैंड पॉइंट यस सर। पर सर इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी तो बना सकते हैं ना थीटा का। नहीं नहीं, वो तब बनाएंगे जब आपको ये कांस्टेंट आ जाए। ये कांस्टेंट नहीं है, थीटा का फंक्शन है। यस सर। ये जो है थीटा का फंक्शन है। अगर ये कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट फंक्शन पूरा इंटरवल पे मैक्सिमम है, लेकिन ये पूरा इंटरवल पे मैक्सिमम नहीं है, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू फिक्स है। सो डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट आंसर आता रहेगा। तो आपको वो थीटा ढूंढना है जहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाए। तो मुझे मिला कि ये थीटा है जहाँ पे ये मैक्सिमम है, बाकी पे इससे कम लाइक्लीहुड फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, उससे कम ही वैल्यू है, लेसर वैल्यू आएगी। सो दिस इज द पॉइंट वेयर लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम। ये मिली है आपका। ओके सर। तो यहाँ पे आंसर डी रहा हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आपके बहाने, और लोगों का भी क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट सीरीज में ही सिर्फ आए हैं ना, पहले नहीं पढ़े हुए, तो अगर उन लोगों को हेल्प हो जाएगा। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 8। नहीं, जो बच्चा शुरुआती से अच्छे तैयारी कर रहा है उनको सब पता है, तो ये सब आपको बहुत इजी लगेगा, जो बच्चे शुरू से ही सीरियस है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बाद में सीरियस होते हैं, अभी एग्जाम आया इसलिए सीरियस हो रहे हैं, तो उनके लिए सब सीखना पड़ेगा वो चीजें। सो 8 देखते हैं। So IB2 मिस्टेक है, EY होना चाहिए, है ना। EX 2 बार क्यों लिखेगा? तो EY is 2 and variance Y is 1। कह रहे थे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ EX into Y। ओके, तो आपको क्या क्या पता है? मीन पता है, वेरिएंस पता है, दोनों रैंडम वेरिएबल का। 8th क्वेश्चन। सो कोई आइडिया देना चाहेगा? आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला पता है? हाँ सर r लेस देन इक्वल टू 1 से हो जाएगा सर। यस, आप जानते हो कि जो रो होता है दैट इज दिस, ये रिलेशन मुझे पता है, तो इसको यूज कर लेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो आपको पता है कि कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला है, मतलब ये होता है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सो इसको थोड़ा और खोलो तो यहाँ से आ जाएगा -1 ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई। अब आपको सब कुछ पता है जस्ट ई एक्स वाई को छोड़ के, तो वो आ जाएगा बाउंड। ठीक है, तो पुट कर दो आप ई एक्स वाई माइनस, ये था 1 और 2 आई थिंक। सो ई एक्स 1 है, ई वाई 2 है। सो 2 हो गया, और इधर से आप अगर देखोगे सिग्मा एक्स 1 और सॉरी 2 और 1, 2 और 1 तो 2 और 2 हो जाएगा। सो 2 into 1 दिस, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ई एक्स वाई माइनस 2 दिस दिस, 2 को ऐड कर दो। सो ई एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 4 मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो देख लो, मैक्सिमम पूछा था आपसे, तो मैक्सिमम इज 4। क्लियर है? जिनका डाउट था? यस सर। हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का बाउंड पता है मुझे, तो उसको यूज कर लिया हमने। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा ना इसके बीच होता है। सो और ये प्लस माइनस तब होता है जब एक्स वाई लीनियर मतलब एक दूसरे का लीनियर फंक्शन होता है। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है? सो दैट इज 4। ठीक है, सी करेक्ट है। यस, 9 भी डाउट है किसी का? सर 9। अच्छा, so suppose x y z are 3 independent random variable, x y नॉर्मल है, z एक्सपोनेंशियल है, तीनों इंडिपेंडेंट है। सो इसमें प्रॉब्लम आना चाहिए, मुझे लगता है कि e ऑफ एक्स वाई गिवन z। सो ये बताओ, जब एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट है तो e ऑफ एक्स वाई गिवन z, z कुछ भी गिवन किसके इक्वल होगा ये? सर ये एक्स वाई, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो एक्स वाई को जेड से फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी गिवन हो। और चूंकि एक्स वाई भी इंडिपेंडेंट है अब, सो ये हो जाएगा, है ना, एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, सो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो ये हो गया 0, खत्म। ओके सर। कोई बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। सो 10 कह रहा है कि xi's be independent random variables such that xi's are symmetric about 0। अच्छा, तो xi सिमेट्रिक है 0 के, मतलब सबका मीन 0 है, ये ना।
और वेरिएंस ईच एक्स आई बार का 2i माइनस 1 है। ओके, तो हाँ जी, तो कैसे करोगे? जिन्होंने किया बताओ। किसी का आंसर आया? फिर इसको एक्स बार बना लेंगे फिर और यहाँ पे एक्स बार का वेरिएंस दिया हुआ है और मीन हाँ, भी एक्स दिया हुआ है। नॉर्मल से हो जाएगा, CLT से, CLT से। एक्स एन, हाँ एक्स एन बार का वेरिएंस आ जाएगा 2n माइनस 1। हाँ, हाँ सर। फिर 2n माइनस 1 से आप डिवाइड कर दोगे रूट में, रूट 2n माइनस 1 से। अच्छा, बार है ना, यहाँ पहले हमें वो बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक्स एस एन है, तो एस एन को एन से डिवाइड करके वो बना लो पहले। इस राइट वाले एन को लेफ्ट में बुला लो, तो एक्स बार हो जाएगा ना। तो जो राइट वाला एन है उसको हम लेफ्ट में बुला लेते हैं, तो समेशन एक्स आइज अपॉन एन, तो ये आ जाएगा एक्स बार मोर देन लॉग एन, हाँ ऐसा सर। है। हाँ, एक्स बार मोर देन लॉग एन, तो एक्स बार माइनस 0, क्योंकि एक्स बार का मीन भी 0 होगा, क्योंकि ईच एक्स आई सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। और अपॉन वेरिएंस ये बता रखा है कि एक्स आई का, ओके, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ना। So it should be XI, not XI bar. अच्छा, ओके, ये इस तरह प्रॉब्लम है एक्स आई, तो अच्छा इसने थोड़ा मिस्टेक किया है मतलब। अच्छा, एक मिनट देखते हैं करके। सो चलो इधर लिख के देखते हैं, तो उससे एटलीस्ट क्लियर हो जाए। मिस्टेक्स हो सकते हैं इसमें टाइपिंग में। सो 10th में ये है कि लाइक x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट है जस्ट विथ मीन 0, क्योंकि सिमेट्रिक आउट 0 है। अब ये जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच एक्स आई का 0 है, और यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स आई बार कह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ है ना। सो मतलब यू वांट टू से दिस। अच्छा, अगर ये होगा तो क्या होगा, चलो एक बार चेक कर। सो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार, ये 2n माइनस 1, तो उस केस में क्या होता, ये है समेशन एक्स आई लेस देन एन लॉग एन। ये पूछ रहा आपसे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो यहाँ से क्या होता, एन को लेफ्ट में बुला लोगे तो एक्स बार लेस देन लॉग एन। सो अच्छा, यहाँ लिमिट है, सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी एक्स बार का मीन तो 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसके हिसाब से 2n माइनस 1 होगा, लेस देन इक्वल टू लॉग एन, तो क्या आ जाएगा सर एक रूट एन भी तो आएगा यहाँ पे। सर ठीक लॉगन है, के, हाँ लॉगन के नीचे। हाँ ठीक है ना, बैलेंस कर दिया, ठीक है। और सर जो एक्स एन बार का वेरिएंस है, ये तो जो एक्स एन बार की सीरीज होगी उस टर्म का होगा ना, मतलब एक्स एन वाली टर्म का होगा ना। ये तो इधर तो सिर्फ एक्स बार बनेगी, तो सीरीज ही नहीं हम पे एक्स बार वाली। ओके, तो यहाँ कुछ मिस्टेक है ना शायद, क्योंकि ऐसे सर वो XI से हो रहा है, अगर हम उसको XI लेते हैं, वेरिएंस ऑफ XI। इसने मिस्टेक किया मतलब। सो ईच एक्स आई हैज दिस वेरिएंस, ओके, सो ईच एक्स आई हैज वेरिएंस 2i माइनस 1। अच्छा, तो उस केस में क्या होगा, तो वेरिएंस, तो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स बार, सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो उस केस में होता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन। Yes, sir. सो 2n माइन, अच्छा क्या समेशन से करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट दोबारा कराओ। सो चूंकि हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे है समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n लेस देन इक्वल टू n log n, ठीक है यहाँ तक। तो अब आप जब सॉल्व करोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी, सो यहाँ पे क्या मतलब उसमें थोड़ा मिस्टेक है ना, एक्स बार का प्रॉब्लम है। सो ईच एक्स आई का मीन 0 है, तो ये तो 0 हो गया, समेशन एक्स आई माइनस 0 अपॉन, अब इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा आपको, वेरिएंस ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n। सो क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 इंडिपेंडेंट है, कितना आएगा, n times 2n नहीं चेंज हो रहा है हर बार। वो 1 + 2 ऐसे करके, 1 हाँ, + 3 फिर ऐसे 1 + 3 + 5 कहाँ तक, 2n - 1। और इसका सम क्या होता है,
n स्क्वायर। आपको पता होगा कि पहले जैसे, ठीक है ना, लॉग होता है n स्क्वायर होता है शायद, चेक करो। 1 + 3 कितना होता है? 4, 2 स्क्वायर। नहीं Yes, सर, sir, लॉग n नहीं बोल रहा था, मतलब n स्क्वायर ही होता है, n स्क्वायर ही n आएगा, स्क्वायर ही होता है। AP से सॉल्व ठीक है कर ना? सकते हाँ, हैं। ठीक है, आप नहीं बोल रहे थे, मुझे लगा सर। हाँ ठीक है। सो मतलब सबको पता है कि n स्क्वायर होता है, फाइन ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे ऑलरेडी कि ऑड नंबर्स का सम जो होता है, जितने ऑड नंबर 1 से करोगे उतना स्क्वायर है ना। जैसे ये 3 ऐड किया 9 आएगा, 4 ऐड करेंगे 16 आएगा, इस तरह से। सो ये n स्क्वायर आता है, ठीक है, फाइन। तो यहाँ n से डिवाइड कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू n log n अपॉन n, ठीक है ना। अब शायद ये कह रहे थे, हाँ। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब क्या होगा आगे? सर ये ग्रेटर देन है, नॉट लेस देन इक्वल टू। लेस देन नहीं है? अच्छा अच्छा, तो एक बार ध्यान से देखो भाई। सो क्वेश्चन था स्ट्रिक्टली ग्रेटर, ठीक है, n log n। सो दिस इज ग्रेटर देन, सर n से n कट जाएगा, और जब हम इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक साइड तो z हो जाएगी और दूसरी ग्रेटर देन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी z। log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, ओके। हाँ सर, तो मोर देन इन्फिनिटी क्या होती है? ये तो 0। 0 हो गई, क्योंकि है ना, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, 1 माइनस सीडीएफ एट इन्फिनिटी। तो आपको पता है सीडीएफ प्रॉपर्टी होती है इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 देती है, तो फाइनली 0 आ जाएगी ना, लिमिट है ना। सो इसको हटा दो। सो यहाँ से जब आप पुट करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस सीडीएफ एट इन्फिनिटी, और ये प्रॉपर्टी आप जानते हो ऑलरेडी। सो दिस इज 1 माइनस 1, सीडीएफ इन्फिनिटी इज 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होता है ना। सो दिस थिंग इज 0, फाइन फाइन, यस। सर वेरिएंस एक इंस का कैसे आ रहा है? वेरिएंस x का, ना ना, वेरिएंस समेशन x साइड है, इंस का कैसे आ रहा है? x1 का वेरिएंस आया 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 हो गया। x2 का वेरिएंस आया 2 इंटू 2 माइनस 1। x3 का वेरिएंस आया 2 इंटू 3 माइनस 1, लाइक दिस, इससे। हाँ हाँ, वो सीरीज पाया, सीरीज से सम कैसे निकला है इन स्क्वायर? अच्छा, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ये जो ना 1, हमें चाहिए था वेरिएंस ऑफ, हमें चाहिए था Sn। सो Sn का मतलब x1 प्लस x2 अप टू xn। सो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 अप टू वेरिएंस ऑफ xn, ठीक है। अब पहले को 1 आएगा, x2 का वेरिएंस 3 आएगा, x3 का 5 आएगा, एंड xn का 2n माइनस 1 आएगा। अब ये एक आइडेंटिटी है जो मैं यूज कर रहा हूँ, 1 + 3 + 5, ये एक फॉर्मूला है, थ्योरम है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज, जैसे आप क्या जानते हो 1 + 2 अप टू n क्या होता है ये, n into n plus 1 upon 2। तो ये कैसे जानते हो आप लोग? ये तो आपने इंडक्शन में पढ़ा होगा या एपीजीपी में पढ़ा होगा, तो इसको भी प्रूफ कर लो एपी से, है ना। जस्ट एपी, Yes, simply sum of AP लगा के हो जाएगा। राइट Yes, sir. राइट, n by सम 2 a ऑफ, plus n। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एपी लगा लो, तो आपका आंसर n स्क्वायर आएगा। तो इसको प्रूफ आप जा सकते हो, ये फॉर्मूला जस्ट है, मैं लिख दिया। आप सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एपी यूज करोगे तो आ जाएगा। तो ये यूज किया हमने कि 1 प्लस फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट 27. अच्छा, so consider the PDF given by this e की पावर x minus theta upon 1 plus e की पावर x minus theta होल स्क्वायर, जहां x रियल नंबर है। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन का मैं भेज देता हूँ कि मिस्टेक है वो हटा देगा नेक्स्ट टाइम, प्रॉब्लम ना हो। सो इसको करेक्ट करके अपलोड कर देगा ना। सो टेस्ट, okay, 20. So based on one observation, x with
above PDF a uniformly most powerful test of size alpha for testing this. देखो एक तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, हमें एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल में जो सिंपल वर्सेस सिंपल होगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में थोड़ा मिस्टेक भी है। एक्चुअली तुम देखते हो H0 H1 में पता क्या होता है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता है, यहाँ देखो इंटरसेक्शन बहुत कुछ आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है। मतलब H0 में और H1 में दोनों डिसजॉइंट होते हैं, उसमें कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अंडर थीटा अंडर H0 थीटा अंडर H1 दोनों डिसजॉइंट सेट होगा, तो ये इन्होंने मिस्टेक किया, तो यहाँ भी किया है। दूसरा या तो एक ऐसा हो कि थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, तो उसके लिए पूछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जाम में सिर्फ तुम्हें नेमन पियर्सन लेमा सिलेबस में है, और वो सिर्फ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट या मोस्ट पावरफुल टेस्ट बात करता है सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए, ठीक है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये भेज देता हूँ, तो ये एग्जाम में नहीं आएगा। सर 19th जी, तो हम्म 19th। Suppose that X has uniform distribution on interval 0 to 100. Y denote the greatest integer function smaller than or equal to X. Then which of the following is true? तो यहाँ आपके पास क्या है, X यूनिफॉर्म 0 100। अच्छा, X is यूनिफॉर्म 0 से 100 और आपका Y डिफाइन किया ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बताओ जी Y का पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, सपोर्ट ऑफ Y क्या हो सकता है? सर 0 1 2 99 तक। 99, लेकिन अगर 100 इंक्लूड करते हैं सर तो 100 भी होगा, लेकिन चूंकि 100 पे मास क्या होगा, 0 हो जाएगा सर, क्योंकि 100 के आगे पॉइंट है नहीं, और ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था चूंकि, तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था, तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट X 100 पे और कोई मास है नहीं आगे, तो ये जस्ट 0 हो गया। लेकिन जैसे अगर आप 99 की बात करेंगे तो यहाँ पे हो गया कि X की वैल्यू 99 से 100 के बीच है ना, यही हो गया ना, ठीक है। ये कि Y 99 तब अटेन करेगा जब X की वैल्यू 99 to 100 है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/100। सो दिस इज, इसको तुम इंटीग्रेट कर सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये यहाँ पे पता है तुम्हें कि 1/100 आ जाएगा लेंथ ऑफ दिस इंटरवल अपॉन लेंथ टोटल लेंथ, सो 1/100। तो इनफैक्ट ईच 0 से 99 तक हर पॉइंट पे कितना मास आएगा 1/100, ऐसा होगा? यस सर। ठीक है, सो यू कैन से कि Y इज discrete uniform on the set 0 1 2 up to 99, ठीक है, कि 100 पॉइंट्स हैं, ईच पॉइंट पे इक्वल मास है, तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। ये कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म था, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म, और Y है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ओवर दिस सेट, ठीक है। तो अभी अब हो जाए, क्या क्या पॉइंट्स पूछे, जो पूछा वो निकाल लेंगे अब। हाँ जी, आगे करूं या कर दोगे हर ऑप्शन के हिसाब से? यस सर, हो जाएगा ना। Y लेस देन 25 देख लो, 25 तक ऐड कर लो प्रोबेबिलिटी, सो हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से 25 तक, 0 से 25 तक कितने पॉइंट, 26 पॉइंट हो गए, तो 26/100 आएगा, तो ये गलत है। ये ऑप्शन 0 से 25 तक है ना Y की वैल्यू, तो 0/100 25 है ना, 26 पॉइंट्स आर देयर, सो 26/100 यहाँ B सही है। और फिर ऐसे EY अब मीन भी निकाल सकते हो उसके हिसाब से, समेशन XI PI, बस हो जाएगा। सर Next. ये आ गया था, लेकिन मेरे पास जो आंसर शीट है ना रिपोर्ट में, उसमें डी करेक्ट आंसर दिखा रहा था। अच्छा, वो मिस्टेक किया होगा, है ना। हाँ वो अपडेट करते रहते, चलिए हम लोग खुद ही, हमारा ये जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बना है हमारे दोस्त लोग जो बनाए, हमने किसी से खरीदा नहीं है, ये हमारा अभी टीम बड़ा हो गया 10-12 लोगों का, 12-15 लोगों का। पहले हम स्टार्ट तो हम दोनों ने किया था, अब जैसे हमारा एक IT टीम है, IT टीम में हमारे दोस्त लोग ही हैं, कोई नया लोग नहीं है,
खुद ही बनाए हैं ये सब चीजें। हाँ सर इसमें जो एक्सपेक्टेशन अगर निकाली जाए बाय चांस 19th में, तो b प्लस a/2 होती है उसमें, क्योंकि y वैल्यू 0 1 2 से लेकर 100 तक लेगा सर, 99 तक लेगा। नहीं देखिए, आप x का शायद सोच रहे हैं, आपको y का सोचना है, तो दोनों अलग अलग होगा। सर y का अगर एक्सपेक्टेशन निकालना हो, जैसे इस क्वेश्चन में अगर वो दे तो रखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू, तो मैं तो ऐसे करूंगा y टाइम प्रोबेबिलिटी एट y, मुझे फॉर्मूला मान लो नहीं पता, सो y की वैल्यू 0 to 99, ठीक है। सपोर्ट में वो पॉइंट आते हैं जहां पे नॉन जीरो मास हो, सपोर्ट में वही पॉइंट्स आते हैं जहां पे मास 0 है, दैट पॉइंट विल नॉट बी काउंटेड। सो सिंपल यहाँ से आपके पास आ गया y फ्रॉम 0 to 99, ये तो 1/100 है, इसको बाहर भी निकाल सकते हो आप y, तो ये कुछ ऐसा हो गया आपका कि 1 + 2 0 ऐड करने का कोई मतलब है नहीं, तो ये 99 तक और अपॉन में आपका 100 आ गया। सो 99 into 99 + 1 upon 2 upon this, तो ये कैंसिल होके, चेक कर लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, n into n + 1 upon 2। सही है सर। हाँ सही है। ठीक। बट सर अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं b - a + 1/2 तो 50 आता है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमने पढ़े होंगे उस टाइम, उसमें हमने ये पढ़ा होगा। सो आपको ध्यान रखना, क्या वैसा फिट बैठ रहा है, वहां 1 to n करा होगा हमने, तो वहां सपोर्ट में 1 2 3 up to n है, यहाँ पे सपोर्ट में 0 भी है, और वो n अगर आप 100 ले रहे हो तो 100 नहीं है, तो उसके हिसाब से आंसर चेंज होगा। जो आपको फॉर्मूला लिखाया गया था वो 1 to n के लिए लिखाया गया था, समझ रहे ना। तो आपने इसमें देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी ईच x = x इज 1/n, जहाँ x की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी। बुक में ये फॉर्मूला मिलेगा या मैंने भी लिखाया होगा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का। सो आंख बंद करके लगाना, a + b/2 ये यूनिफॉर्म ए बी कॉन्टिन्यूअस के लिए फॉर्मूला है, डिस्क्रीट के लिए नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट है, यूनिफॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म है, डिस्क्रीट में यूनिफॉर्म है, वो देखना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला था, इसके हिसाब से हमने मीन निकाले होंगे, बट वो जो भी आएगा वो शायद n + 1/2 ऐसा कुछ आया होगा उस केस में। सो तो वो उसके लिए था ना यहाँ पे शायद ऐसा। तो यहाँ पे भी तो ट्रू हो रहा है 99 + 0/2। हाँ ठीक है, दैट इज फाइन, बट मैं बताऊँ आंख बंद करके फॉर्मूला यूज नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ कई बार गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली इस फॉर्म पे है तो ठीक है, जैसे यहाँ पे कोइंसिडेंटली हो गया ठीक है, बट आंख बंद करके फॉर्मूला यूज नहीं करना तुम्हें। अगर सपोर्ट कभी ऐसा हो जाए, है ना, जैसे मान लो 2 4 6 8, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बोल रहा हूँ थोड़ा सा अगर सपोर्ट उस तरह से हो गया यूनिफॉर्म ओवर हाँ, दिस, तो प्रॉब्लम होगा फिर, तो इसलिए आंख बंद करके यूज नहीं करना तुम। सर अगर इन केस कभी ऐसा हो रहा हो और मतलब सीरीज सॉल्व नहीं हो रही हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब n में से जहां x 0 है और मास 0 है वो वाले पॉइंट्स एक्सक्लूड करके फिर एक्सपेक्टेशन निकाल दें। कर सकते हो, अगर वैसा सिचुएशन आता है, अगर नहीं कोई रास्ता है, देन यू कैन अप्लाई द ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक या कुछ तुक्का भी लगा सकते हो, बट इसकी सियोरिटी के लिए फिर हमें प्रूफ करना पड़ेगा वो चीजें हैं। सो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ कि 0 का कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं सम में, तो इसीलिए तुमने यहाँ देखा कि n × n + 1/2। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे था 0 to n - 1, जब सम कर रहे थे तो n - 1 × n/2, यहाँ n डिवाइड हुआ, ओके है ना, यही हुआ था ना, n 100 ले रहा हूँ मैं इसलिए इस तरह से। और यहाँ पे जब आप करते हो तो 1 से n तक सम करते हो, तो n × n + 1/2 upon n, नहीं होता है ना। सो वो डिपेंड करता है क्या है, तो एंड पॉइंट यहाँ 99 था, ठीक है, अगर n आप 99 ले रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मतलब इस तरह थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको प्रॉब्लम। तो अगर वैसा सिचुएशन कुछ नहीं हो रहा, देन यू कैन गेस और कुछ उस तरह से ट्रिक लगा सकते हो, बट जनरली यू ट्राई टू डू दिस यूजिंग फॉर्मूला जब आपका सपोर्ट इसके कुछ बाहर हो तो, ठीक है। वह गलतियां हो सकती हैं, वो कह रहे हैं। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट सर 23 21। ओके, सो ये 21 क्या कह रहा है कि x1 x2 x100 भी IID रैंडम वेरिएबल, xi है बर्नौली 1/5, yi डिफाइन किया x1 × x2, y2 डिफाइन किया x2 × x3। अब मुझे लग रहा है ये डॉट 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 रहा होगा बीच में, जो कि मिस हुआ टाइपिंग में मे बी, है ना, कि और y100 इज Yes, sir. x100 × x1, तो ऐसा है। अब बोल रहा है कि EY बताओ, तो पहले तो y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, फिर y का डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा, फिर आपका EY भी आ जाएगा।
सो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ट्राई करोगे तो हो जाना चाहिए, देखते हैं। सर एक 21 बार ये शीट पे फॉर्म लिख के दिखाना, एक्चुअली में फॉर्म क्या होनी चाहिए थी। मैं बीच में डॉट 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 मिसिंग है, जैसे मैं लिखता हूँ, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपका इन्होंने लिखा है ना कि x1 x2 मान लो x100 है, दे आर IID बर्नौली, p की वैल्यू आपको दे रखी है इन्होंने, सो इस तरह से है। अब y1 है x1 इंटू x2, y2 x2 इंटू x3, इस तरह बोल रहा हूँ मैं। सो जैसे इन्होंने डिफाइन किया y1, सो क्या लिया x1 इंटू x2, y2 x2 इंटू x3, y3 x3 इंटू x, मतलब डॉट 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 मिसिंग है, और बाद में इन्होंने लिखा है ना y100, सो y100 इज x100 और 100 खत्म हो जाता फिर x1। इससे अगर x y99 लिखा होगा, so that is x 99 into x100 like this, so इस तरह से है। ठीक, तो x9 this, तो यहाँ पे कैपिटल Y को समेशन YI होगा। कैपिटल y जो है, जो अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल Y है ना, वो समेशन YI होगा। पूरा ऐसा किया क्यों नहीं है, सब गलत क्वेश्चन। यस सर, मतलब y क्लियर नहीं है कि y इनका समेशन है या फिर वो है। वैसे तो समेशन ही होता है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन लेकिन एक तो आपको अज्यूम यहाँ पे करना पड़ेगा ना, तो वो गलत होता है, क्योंकि हम अज्यूम, कोई अलग बच्चा अलग अज्यूम कर सकता है, तो इस केस में क्वेश्चन गलत माना जाएगा। लेकिन अभी तत्काल आप सॉल्व करने के हिसाब से y1 का डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाए तो आप निकाल पाओगे। सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y1, मतलब y1 का पूछा हूँ कि जस्ट y1 यू कैन फाइंड, क्योंकि ये बर्नौली है ना, जिसका सपोर्ट या तो 0 या 1 है, तो उस केस में y1 का सपोर्ट क्या होगा? सर 0 और 1। और 0 या 1 है ना। तो जैसे मुझे चाहिए y1 इज इक्वल टू 0, तो हम देखेंगे ओके, सो व्हाट कैन हैपन, सो x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0, यही करोगे ना आप लोग। सो x1, यहाँ पे कई सारे केसेस है, अब x1 0 हो, x2 0 हो, या x1 0 हो, x2 1 हो, इस तरह से हो सकता है कि x1 1 हो, x2 0 हो, इस तरह के 3 केस हैं। अब तीनों केस में आप ऐड कर लो, अब इसके इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। तो p जैसे था यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे p इंटू 1 माइनस p, ये 2 टाइम कर लो लाइक दिस। सो इस तरीके से आ गया। अब ये पुट कर लो, p 1/5 है आपका, सो ये y1 बराबर 0 पे आ गया। यही बाकी में भी होगा, प्रोबेबिलिटी y1 इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए केस है कि x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 1, तो ऐसा कब होगा? जब x1 भी 1 हो और x2 भी 1 हो, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इस तरह से हो गया। p 1/5 है, यहाँ p जो 1/5 है। सो इस हिसाब से yi का डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया, कोई भी yi का यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अगर ओपन करना चाहो तो कितना आ जाएगा ये, p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 2p स्क्वायर, सो 2p माइनस p स्क्वायर लाइक दिस, इस तरह से कुछ। सर ऊपर जब वो दोनों 0 ले रहा था, वो 1 माइनस p का होल स्क्वायर होना चाहिए था। क्या यहाँ पे मिस्टेक किया ना, वही हाँ, सम 1। प्रोबेबिलिटी y1 इक्वल टू 0 में। ठीक है, 0 0 yes, q sir. q q q q p q p है ना, ओके। यस हाँ सर। वही, क्योंकि सम तो 1 होना चाहिए था, मैं सोच रहा हूँ कि सम 1 क्यों नहीं आ रहा। सो है ना, सम 1 आना चाहिए। सो 1 माइनस p वी कैन टेक कॉमन, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस p प्लस 2p, सो आ गया 1 माइनस p स्क्वायर नाउ। ठीक है, सो p स्क्वायर सम 1 है ना, सम अगर ये pm बना रहा है तो सम 1 होना चाहिए, तो सम 1 हो रहा है। सो ये हर yi का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से y डिफाइन किया होता तो फिर हम इजीली निकाल पाते हैं ना, इस तरीके से। ऐसा है, अगर मान लो y अगर आप ये कह रहे हो, क्वेश्चन में लिखना होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत माना जाएगा, फिर मार्क्स टू ऑल होगा अगर ऐसा होता है एग्जाम पे एग्जाम। तो e ऑफ ईच है ना, yi का समेशन, अच्छा इसका मीन कितना आता है यहाँ से, e y1 का या किसी भी एक का कितना आएगा, 0 इंटू 1 माइनस p स्क्वायर, 1 इंटू p स्क्वायर,
by 25 है ना? हाँ, तो ये आ गया और 1/25 को अब 100 टाइम ऐड करो, राइट? सो 4. सो अगर ये डिफाइन किया होना चाहिए, यहाँ इन्होंने मिस किया है, ठीक है? सो सर 23 बताइए। जी, तो कह रहा है कि एक्स वाई बी टू कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स विथ जॉइंट पीडीएफ दिस। तो पहले तो सी निकालने पड़ेंगे हमें, है ना? यहाँ इस नोटेशन जो है ना एक्स कॉमा वाई लिखा है, इसका मतलब ये है कि दोनों 0 से 3 में, इसका ये मतलब हुआ कि बोथ आर बिटवीन 0 and 3. सो है ना, मेनी टाइम कॉमा मींस एंड, सो एक्स एंड वाई बोथ आर बिटवीन दिस. सो एक्स एंड वाई बी टू कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ से हो गया 23 ना. सो 23 c time x plus y and c time x plus y, जब x y 0 से 3 में है, x between 0 and 3, y between 0 and 3, इसका ये मतलब है. ये नोटेशन जहाँ में भी यूज हुआ है x, y वाला, पेपर देखोगे प्रीवियस से तो समझ आएगा. सो 0 अदरवाइज. अच्छा, अब आपसे पूछा पहले c निकाल लो, तो आपको पता है कि ये ज्वाइंट को आप इंटीग्रेट कर दोगे इस रीजन में, 0 से 3, 0 से 3, 1 रख दो. तो जिन लोगों ने कैलकुलेट किया बताइए सी क्या है आपका? किसने किया ही होगा ऑब्वियसली. किसने कैलकुलेट नहीं किया? ऐसा कैसे भाई? सर कंडीशनल था तो नहीं, अच्छा सी की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा बोल रहे थे आप लोग क्या? कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि सी की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, फाइन, तो देखते जरूरत नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं. सो ओके, सो x plus y more than 3 given x more than 1. ओके, c की वैल्यू 1/27 थी वैसे तो कैलकुलेट अच्छा. कर. ठीक है, 1/27. जरूरत पड़ेगी, नहीं तो होगा कैसे? नहीं, सी की वैल्यू कुछ तो आएगी, मतलब ये जिन लोगों ने नहीं निकाला उनको पता होगा कि लाइक क्वेश्चन में बाद में कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ. बाद में सर कैंसिल हो जाता है. हाँ, तो वो पता हो, ठीक है, अदरवाइज है ना, यू मे फर्स्ट फाइंड इट. सो प्रोबेबिलिटी दिस, ऐसा कुछ है. सो x plus y more than 3 given x more than 1. तो ठीक है, कंडीशनल लगा लेते हैं. प्रोबेबिलिटी x plus y more than 3 इंटरसेक्शन x more than 1, है ना, अपॉन प्रोबेबिलिटी x more than 1. यहाँ तक ठीक है? अब इसका बताओ. हाँ, यहाँ से तो वैसे तुम देख लो ना, जैसे ये x more than 1 है, तो मान लो x की कोई स्मॉल x वैल्यू है सपोज, तो जो कैपिटल X की स्मॉल x वैल्यू है, तो ये जो x plus y तुम बोल रहे हो मोर देन 3 है, तो y मोर देन 3 माइनस x होगा इस तरह से. और ये तुम्हारा जो x मैंने स्मॉल लिया है 1 से 3 के बीच में है. सो यहाँ पे क्या होगा, तुम ज्वाइंट यूज कर लो, क्या दिक्कत है? ज्वाइंट कितना होगा इसका? c टाइम x plus y, है ना. लाइक मैं ऐसा लिख दूं अगर dy dx, ठीक है, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से? 3 माइनस x2, यहाँ से अगर देखोगे तो कहाँ तक जो कह रही थी, और y x की लिमिट क्या होगी? 1 से 3. 1 से 3 से. जो हाँ. सर आपने डिनोमिनेटर में किया है उसमें वैल्यू 7/9 आ रहा है. अच्छा, वो भी करके दे, वेरीफाई कर ये देते हैं. गलत है ना? हाँ, तो 33/9. वेरीफाई करके देख लेते हैं हम भी, ताकि गलती ना हो. ठीक है, x मोर देन 1, तो इस तरह से है. तो वैल्यू फाइंड करते, फिर इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं. आंसर सेम आना चाहिए, मेथड कुछ भी, आंसर सेम होने चाहिए. तो अभी एक हमें क्या क्या रह गया? प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 रह गया. तो उसके लिए मुझे पहले x का मार्जिनल निकालना पड़ेगा. क्लियर है ना? इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन का ही दिक्कत है ना. कॉन्सेप्ट पता चल गया तुम्हें करना क्या है. मेनली यहाँ पे दिक्कत था क्या लेना है, तो बाकी कैलकुलेशन है, जस्ट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. सो ये है कि इसमें तुम्हें ये लिमिट पता, अब इसको इंटीग्रेट करो, ये फाइंड करो, उससे आंसर आ जाएगा. फिर इससे वही है, बाकी अपना इंटीग्रेशन करो कि x1 x2 xn denote the random sample from normal mu sigma square distribution. Let mu belongs to R be known and sigma square be unknown. So let this,
है ना। तो इसमें क्या है कि हाँ मतलब का इज अपर अल्फा वाई टुवर्ड्स परसेंटाइल फ्रॉम दिस, देन दिस इज कॉन्फिडेंस सिग्मा। तो क्लास में कराया होगा सिग्मा स्क्वायर का, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? सर ये n मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा था मेरा। अच्छा, सो जब तुम इसको सॉल्व करते हो, इसमें क्या दिया, डी दिया, हाँ इसमें n नहीं होगा सर, सही है। मिस्टेक बिना किया वाले होगा। हाँ क्लास में ना ड्राइव किया हो, बुक में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये तो, लाइक म्यू का सिग्मा स्क्वायर का फाइंड करने का जो तरीका है। यस सर वही, क्योंकि इधर n था, या तो वो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना होगा। तो इसमें डी ऑप्शन में n गलत है ना। ठीक है, ओके। तो सर उस 30 लिखिए ना। हाँ एक मिनट, तो इसमें मैं बोलता हूँ ये क्या टेस्ट, डी ऑप्शन में n नहीं होगा। हाँ अगर कोई नोट कर रहा है कि किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, लाइक कुछ मिस्टेक्स है, एक बार भेज सकते हो, सही सर को ठीक करवा देंगे। हाँ नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे थे? 26। सर 30 सर। 30, तो आज 30 तक ही करेंगे। मुझे अभी एक्चुअली क्लास पहले इसलिए आज रखा है क्योंकि एक पार्टी में जाना है, तो 8 बजे तक निकलना है। तो ठीक है 30 तक ही करेंगे, उसके बाद कल क्लास होगी या नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें आगे करेंगे। So, एक तो 30 है और एक 26 पूछ रहे थे। 25 29। से 26। अच्छा सारे हैं, ओके। अच्छा फिर 30 पूछा, 30 लेके आ, क्या दिक्कत है? एक्स वाई बी आई डी यूनिफॉर्म 01 रैंडम वेरिएबल, जेड है मैक्सिमम एक्स वाई का, डब्ल्यू है मिनिमम का, देन दिस मोर देन हाफ। सो एक काम कर सकते हो तुम यहाँ पे, एक्स वाई यूनिफॉर्म है ना, तो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाल ही सकते हैं, और वाई का डब्ल्यू का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग से निकाल सकते हैं। जेड डब्ल्यू दोनों का इंटरसेक्शन निकल गया तो उसको ज्वाइंट पीडीएफ निकाल के हो जाएगा। सर ये थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा प्रोसेस, कोई इसका शॉर्टर वे नहीं है करने का? जेड मोर देन डब्ल्यू प्लस हाफ ना, तो इसका तुम अगर सर इसका वो फॉर्मूला होता है ना मैक्समैन वाला, उसका यूज मैक्सिमम, करके हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम का जो फॉर्मूला है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कुछ उस तरह से आ जाएगा एक्स वाई के टर्म हाँ। में, तो उससे में भी इजी हो जाएगा। हम्म। ओके, तो जो मैक्स का फॉर्मूला होता है लाइक एक्स माइनस वाई माइनस समथिंग, उस तरह सर का हाफ फॉर्मूला। ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस मोर एक्स माइनस वाई ऐसे तो कुछ। उसको पुट कर लोगे तो मे बी इससे क्या होगा कि जेड और डब्ल्यू रिमूव होके अब एक्स वाई आ जाएगा, फिर एक्स वाई आ गया तो ज्वाइंट से आप कर लोगे रीजन बना के, उस रीजन पे इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, वो सही है ना। ओके नेक्स्ट क्या 25 26 पूछ रहे थे। 25 26 में क्या दिया है? x1 x2 this be independent random variables, assume that x1 x3 are identically distributed. x1 x2 independent है, x1 x3 identically distributed, which mean mu1 variance sigma square, x2 x4 identically distributed, which mean mu2 sigma 2 square, sn है x1 से xn तक, n तक, तो उसके आगे का इन्फॉर्मेशन क्या है 5 के बाद? Sn minus an upon bn converges in distribution to normal 0 1। तो बाई लॉजिक आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, उसके हिसाब से ये है कि an क्या होना चाहिए? मीन ऑफ Sn। हाँ मीन ऑफ Sn, एंड जो आपका bn है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Sn। सो ये है बाई लॉजिक, यही है। अब यहाँ इन्होंने n को यहाँ 4 तक बताया, वहां पे उन्होंने ना तो 4 तक ही लो, क्यों ये 4 तक? नहीं सर ये x1 मतलब और टर्म्स का सबका वो है अच्छा mu1 डॉट 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 यहाँ मिस हो गया, x1 x3 के बाद डॉट डॉट नहीं। और इवन टर्म्स का सबका mu2 है। ओके डॉट डॉट डॉट, हाँ 3 के बाद डॉट 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 यहाँ मिस है ना, x1 x3 जो है उसको डॉट डॉट होना चाहिए था ना फिर। ठीक है ओके, सो ऑड टर्म्स हैज मीन mu1 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर, फाइन, एंड इवन टर्म्स हैज मीन mu2 एंड वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर। ओके सो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? अब Sn का मीन निकाल लो, ऑड एक साइड करके इवन एक साइड करके, वेरिएंस भी उस तरह से आ जाएगा। मतलब x1 प्लस x3 प्लस x5 एक जगह कर लो, प्लस x2 प्लस x4 प्लस x6 एक जगह कर लो, फिर दोनों का फाइंड करो, उससे पता चल जाएगा कि उन सब का मीन
हाँ n/2 टर्म्स का μ1 आएगा और n/2 टर्म्स का μ2 आएगा। हाँ तो a और b तो पहले ही हो गए कि a और b में से होएगा कोई, फिर वो निकालेंगे तो a और कंफर्म हो जाएगा। भाई हाँ तुमने फिर किया variance- तो देखना थोड़ा, हम्म। तुमने अगर किया तो थोड़ा भेज देना। हाँ मतलब मैं group ग्रुप पे भेज देता हूँ। just send in the group, हाँ यस So ये फॉर श्योर। हाँ स्पेशली किसका डाउट है, ये क्लियर हुआ कैसे करेंगे, मतलब प्रोसेस पता है ना, बाकी कैलकुलेशन तो वैसे ही होगा। आपको Yes, sir. एसएन का मीन और वेरिएंस निकालना है एसएन का, वहां थोड़ा सा डाउट ये हुआ कि x1, x3 था तो मुझे लगा ये 2 ही है, तो आगे हाँ डॉट सर, डॉट वही डॉट, मैं सोच रहा था। हाँ तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि लाइक सिर्फ 4 का क्यों दिया है। सो लाइक कॉमा डॉट करके, मतलब ऑड्स का ये है, इवन का ये है, प्रेजेंटेशन सुधारना पड़ेगा हम लोग को थोड़ा सा, तो धीरे धीरे इंप्रूव होगा, स्टार्ट ऐसे ही होता ओके है। सर, हाँ सर 25 सो सपोज Sir. यू रैंडम, हाँ सर 30 नंबर क्वेश्चन पे ठीक है, ये z माइनस डब्ल्यू किया तो मॉड x प्लस वाई प्लस मॉड x माइनस वाई बाई 2 ऐसे कुछ आ रहा है, उसका कैसे इंटीग्रेट करूँ? मॉड x प्लस वाई प्लस मॉड x माइनस वाई। हाँ ऐसे कुछ आ रहा है, बाई 2 ऐसे कुछ आ रहा है, ओ ग्रेटर देन हाफ ऐसे। इसके बाद कैसे अप्रोच करूँ? तो कैसे ले सकते हैं x मोर देन तो y, दोनों मॉड x माइनस वाई आएगा, तो उससे x माइनस वाई मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा सेम आएगा मॉड, ये कहना चाह रहा है, तो चेक करो फॉर्मूला लिख के देखना पड़ेगा मुझे तो। एक बार भेज दीजिए ना ग्रुप में जो किया है। हाँ जिसने किया वो भेज दो, या बताओ फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना ही तो है। सो पहले तो यहाँ से बताओ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला बताओ क्या होता है ये, कोई बताइए, और मिनिमम का, फिर इसको तुम हाफ ऑफ, हाँ हाफ ऑफ अपॉन 2 कर देते हैं। सर हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस मोड में x माइनस वाई, ओके, और यहाँ पे होगा x प्लस वाई माइनस मोड में x माइनस वाई। ओके। अब यहाँ पे जैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे सो यू विल सब्ट्रैक्ट इट, सो आप चेक करो क्या होगा, हाफ कॉमन ले लेते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। सो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस, चेक करो हाफ कॉमन लोगे आप, फिर x प्लस वाई कैंसिल हो गया, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम मॉड x माइनस वाई आएगा। सो इज इट फाइन जिनका प्रॉब्लम आ रहा था? हाँ हाँ ठीक है, मैं x प्लस वाई मॉड में ले लिया सर, तो सॉरी। कोई दिक्कत, अब हो जाएगा आपका, अब इसका ग्राफ बना सकते हो इजीली आप। हाँ हाँ हो जाएगा। सर इस जी। क्वेश्चन का ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से कर सकते हैं ना सॉल्व? कर सकते हैं, वो थोड़ा लंबा हो रहा था, जो लोग कह रहे थे कि उससे भी हम कर सकते हैं, आप पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकालो दोनों का, फिर उससे ट्राई कर सकते हो। हालांकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो है, आपको जो ज्वाइंट यहाँ नहीं पढ़ना है, ज्वाइंट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जैम में नहीं है, सिर्फ मार्जिनल पढ़ना है या फिर फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, तो ज्वाइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो वैसा कॉन्सेप्ट को जैम में नहीं आएगा कि जो ज्वाइंट से हो क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला होता है ज्वाइंट rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, या rth और sth या n1 n2 दो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट पीडीएफ, तो उस तरह के क्वेश्चन जैम में नहीं आएंगे, वो सिलेबस में नहीं है। आप सिलेबस ढंग से पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन बहुत केयरफुली, आपको समझ जाएगा क्या आप बोलना चाह रहे हो, तो वैसा किया जा सकता था, यस। बट उसके लिए आपको क्या है कि क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, सो जेड एंड डब्ल्यू इंडिपेंडेंट होगा नहीं, है ना। वैसा अगर करोगे आप जेड डब्ल्यू का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना कैसे करोगे, तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, देयर इज अ फॉर्मूला है, आप देखोगे विक्रमादित्य में है ना। तो फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दोनों का ज्वाइंट पीडीएफ है, ज्वाइंट पीडीएफ में यूज करके फिर इस रीजन पे इंटीग्रेट कर लो, जो दे रखा है ना प्रोबेबिलिटी जेड माइनस डब्ल्यू मोर देन हाफ, ग्राफ बना के उस रीजन पे इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा उससे। Z और W जो आएगा तो उसको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट मतलब का पीडीएफ जरूरत नहीं पड़ेगा सर, PDF वो इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4x माइनस 2 ग्रेटर देन 1/2 आएगा, ऐसे आएगा, तो हमें x का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब तुम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, पीडीएफ को सब्ट्रैक्ट करो, जेड डब्ल्यू के अलग अलग, तो पता नहीं हाँ कौन, नहीं वैसे सब्ट्रैक्ट नहीं करते,
आप x माइनस वाई का जब डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो तो ऐसा नहीं करते पीडीएफ ऑफ x माइनस पीडीएफ ऑफ y, वैसा नहीं होता। ओके आप सर। उसके लिए रूल है, कोई बात नहीं, आप ट्राई देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखो, सॉल्व एग्जांपल्स, शायद साहू वाली बुक में हो या रोयादगी में हो या कोई बुक बुक में हो, सर यहाँ तो पर उससे तो 2 सैंपल दिया है। n2 हाँ के लिए हो जाएगा 2x और 2 into 1 minus x, उसका मल्टीप्लाई किया तो अच्छा हो जाएगा ना, x into x minus x स्क्वायर ऐसे कुछ आएगा। x माइनस एक्स को मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो आप। हाँ मैं बोल रहा कि मैक्स एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, टू n इक्वल टू 2 ना, तो 2x हाँ ऐसा कुछ आएगा 2x, और हम्म मिनिमम 2 into 1 minus x, दोनों का हमने जॉइंट लिया तो क्या 4 into x, 4 x into लेकिन 1 minus x। हाउ डू यू नो z एंड w आर इंडिपेंडेंट? हाँ 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 वो बोलना चाहिए था ना जैम के यस सिलेबस यस, अकॉर्डिंग। हाँ तो जैम में इंडिपेंडेंट के लिए ये बात करेगा आपसे, बट यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे जो आपने एक तरीका अभी यूज किया मैक्सिमम का फॉर्मूला वाला, या जेड डब्ल्यू इंडिपेंडेंट ही तो होगा क्योंकि वो एक्स वाई ही तो है। w और z इंडिपेंडेंट होगा, w और z हाँ सर, जेड डब्ल्यू और जेड, कैसे? क्योंकि जेड मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई है और डब्ल्यू मिनिमम ऑफ एक्स वाई वाई हाँ तो है। जैसे मान लीजिए x मोर देन y है, तो उस केस में z की वैल्यू x होगी और w की वैल्यू y होगी। तो डिपेंड कर रहा है, जब z x है तो w y है, जब z y होगा w x होगा, तो डिपेंड कर रहा है, दोनों x के इक्वल नहीं हो सकता एट टाइम। इस तरह, तो इसका दूसरा तरीका हुआ है कि ज्वाइंट पीडीएफ का एक फॉर्मूला होता है वो यूज करो, लेकिन वो एग्जाम में नहीं है। ज्वाइंट पीडीएफ फॉर्मूला आता है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा, सो वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे है नहीं जानना, बट यू कैन यूज इट अगर सॉल्व करना है तो उससे हो जाएगा। लगेगा ऐसा कुछ होता है, जैसे आप लोग जानते हो ना, एक तो होता है rth ऑर्डर स्टैट्स का कि लाइक f x r of x, तो ये आप जानते हो n फैक्टोरियल r minus 1 factorial n minus r factorial है ना, देन CDF of x की पावर इतना r minus 1 minus CDF की पावर क्या n minus r एंड इनटू में फिर PDF, ये होता है ना। सिमिलरली एक फॉर्मूला है rth ऑर्डर स्टैट्स और sth ऑर्डर स्टैट्स का, लाइक फॉर एग्जांपल मैं x, y के टर्म में लिख देता हूँ, तो ये जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन आएगा r minus 1 फैक्टोरियल s minus r minus 1 फैक्टोरियल, फिर लास्ट में आएगा n माइनस एस फैक्टोरियल, ये है। फिर आता है CDF ऑफ, आपको देखना पड़ेगा CDF ऑफ x की पावर r माइनस 1, CDF ऑफ y, अच्छा मैं यहाँ पे y भाग रहा हूँ तो मतलब दो है ना, ये दोनों है, तो यहाँ से क्या आएगा एक्चुअली एट y माइनस एट x, ठीक है, यहाँ x y दो है ना, इसकी पावर s माइनस r, यू जस्ट मैच इट फ्रॉम द बुक, जो विकर में फॉर्मूला है ज्वाइंट का, तो ये जैम में नहीं है, ज्वाइंट जैम में नहीं करना, बस बता रहा हूँ, अगर से सॉल्व करना हो तो, ठीक है। 1 माइनस फिर आएगा 1 माइनस एफ एक्स ऑफ वाई इसकी पावर n माइनस एस इंटू PDF x PDF ऑफ y, PDF चेक करो इसका, बस मैच करना फॉर्मूला करेक्ट है क्या है ना, इसको चेक, आई एम जस्ट राइटिंग, सो यू हैव टू चेक इस तरह, ये तो आपको पता ही है। सो उसको यूज कर सकते हो, r को 1 n को 1 s को 1 n को 1 2 रख दो तो उससे हो सकता है। एनीवे सो ये 30 का हो गया, 16 कोई पूछ रहा था 16 में क्या 16 भी हो गया ना, सॉरी 26 भी तो 25 यस सर, कर दिया सेंड 26। हाँ सर 25 बताइए सर। ठीक है। 25 था कि सपोज यू रैंडमली पिक एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 3 with 3 possibly being equally likely, call this integer n. Suppose you randomly pick on integer from 1 to 3 with 3 possibly being equally likely. अच्छा, you then randomly pick an integer from n to 3. Okay. With the 4 minus n probabilities being equally likely. Okay. Call the second number integer m. Okay, so what is the probability that m will be 3? Okay, so the cases बनाने पड़ेंगे इस पर तो। So ये कहना कि क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे घुमाया इन्होंने,
क्या करें, एक इंटीजर तुम चूज कर रहे हो 1 से 3 के बीच, यही ना, और जो भी तुमने चूज किया वो मान लो n है, तो n क्या हो सकता है 1 2 3 में से कोई एक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ लैंग्वेज को। फिर यू देन रैंडमली पिक एन इंटीजर फ्रॉम n to 3। अब n जो भी तुमने चूज किया, फॉर एग्जांपल n अगर 2 चूज कर लिया तो 2 और 3 में से एक चुनना होगा फिर, and with n 4 minus n probabilities being equally likely, so 4 minus n, अच्छा n अगर मैंने 2 लिया हुआ है तो 2 probabilities being equal likely, call the second integer m। अच्छा अब तुमने जो चुना वो m है, तो जरा what is the probability that m will be 3। इससे बहुत सारे केसेस बनेंगे यार, ये क्या तो सा क्वेश्चन लग रहा है ये। किसने सॉल्व किया ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्या कर रहा है कैसे। सर ये नहीं हो पाया सर, 30 हो गया था सोल्व जो अभी हम Okay. देख। ये थोड़ा लैंग्वेज क्या कैसे लिखा है कि रैंडमली पिक एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 3 विथ 3 पॉसिबिलिटी, समझ आता है 1 2 3, ठीक है, बीइंग इक्वली लाइकली, ठीक है, कॉल दिस इंटीजर n। अब कह रहा है n जो है उनमें से एक चुना आपने, इस तरह क्वेश्चन पहले आया था, वो केसेस बनेंगे कि n आपका 1 2 3 में से कोई एक चुन लिया आपने, तो वो n है, आपको जो भी चुना आपने वो n है, वो रैंडम हो गया। देन यू रैंडमली पिक एन इंटीजर फ्रॉम n to 3, जैसे मान लो n मैंने 2 चूज किया या n 1 चूज किया, तो 1 से 3 के बीच फिर चूज कर रहा हूं मैं विथ एन 4 minus n प्रोबेबिलिटीज। 4 minus n का मतलब ये हो गया कि लाइक अगर 1 चूज किया तुमने तो 4 minus 3 पॉसिबिलिटी 1 2 3 का, 2 चूज किया तो 2 3 का चांस रहेगा, 3 चूज कर लिया तो 4 minus 3 एक ही चॉइस है। प्रोबेबिलिटीज बीइंग इक्वली लाइकली, कॉल दिस सेकंड नंबर m। जहां तक मुझे याद है वो क्वेश्चन पहले भी आया है ये, या अभी इन्होंने सॉल्यूशन ग्रुप में भेजा होगा कभी। कॉल दिस सेकंड इंटीजर m एंड अब उनमें से जो 2 नंबर तुमने चूज किया वो m है। अब क्या बोल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है m3 होगा, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, उसके हिसाब से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। सर टोटल प्रोबेबिलिटी का केस लग रहा है ये तो। उस तरह से कुछ है, यस, सो बट यू हैव टू मेक डिफरेंट केसेस इन दैट केस, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 में कुछ भी हो सकती है, यस। फिर उस बाद में फिर m जो होगा तो तुमने n क्या चूज किया उस पर डिपेंड करेगा, यस, वो m होगा, तो m3 होने का क्या चांस, यस, समथिंग लाइक दैट, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो उससे तुम्हें करना पड़ेगा सॉल्व। सर ये इसका क्या मतलब विद द 4 minus प्रोबेबिलिटीज मतलब पॉसिबिलिटीज एक्चुअली वो, जैसे मान लीजिए n आप कोई चुन लो 1 2 3 में से कोई एक नंबर चुन लो, आप कोई भी बताओ मुझे, आप 2 चुन लो आप, तो 4 minus 2 क्या हुआ, 2। 2 पॉसिबिलिटी आपके पास, वो 2 क्या है n 2 3, n आपने 2 चूज किया था, तो 2 से 3 के बीच आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटी, अगर 2 चूज करोगे या 3 चूज करोगे, तो m के पास आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो m2 होगा या 3 होगा। अच्छा, मतलब 1 2 3 3 पॉसिबिलिटी है, उनमें से एक नंबर चूज करो आप, वो कैपिटल n है आपका, जो भी चूज करो 1 या 2 या 3, आपने जो भी चूज किया उनमें से, उसके बाद n से 3 तक जाना है। अब n आपने जो चूज किया वहां से 3 के बीच, मान लो n आपने 3 ही ले लिया, तो 3 to 3 एक ही चॉइस है, तो 4 minus 3 एक चॉइस, वही कहना चाह रहा है वो। तो ये लिखने की जरूरत क्या थी 4 minus n? हाँ मतलब वो ऐसे भी बस बता रहा आपको, मतलब ऑब्वियसली सही हो गया, तो वैसे भी वहां पे 3 पॉसिबिलिटी, वो भी लिखने की जरूरत नहीं थी कि 1 2 3 3 पॉसिबिलिटी है। फिर कॉल द सेकंड नंबर m, अब आपने n से 3 में जो मिला वो m है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट m विल बी 3। सो अब m3 होने का क्या चांस है कि वो लास्ट वाला 3 है, तो वो केसेस बनाने पड़ेंगे, सो इसमें फिर टाइम लगेगा थोड़ा सॉल्व करने में। हालांकि ये अभिनव को ही आता, अभिनव ने भेजा था एक बार, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो ये तुम अभिनव को भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके वो भेज देगा सबसे, मे बी शायद उसने भेजा, तो इसको देखते हैं, या फिर इसको मैं बोल देता हूँ उसको। आप थोड़ा बता दीजिए ना सर। सर हो जाएगा सर, ये ज्यादा सर ये hard आसान है, हो गया सर। हाँ मुश्किल नहीं है ऐसे, तो थोड़ा वो सर बहुत एक 1 लाइनर क्वेश्चन ही है सर ये। कैसे किया? सर जो वो है 1 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ m इक्वल टू 3, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होता था ai इक्वल टू 1, ai इक्वल टू 2, ai इक्वल टू 3, वो सब 1/3 होंगे। अब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन ai, एक में आएगा 1/3, एक में आएगा 1/2 और एक में आएगा 1, तो बस वही वो निकल जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू m इक्वल टू 3। मैं एक बार भेज देता हूँ ग्रुप पे। हाँ सॉल्व करके एक बार भेज ग्रुप पे, ठीक है, मतलब उस तरह से आपको सोचना है, बहुत मुश्किल है, थोड़े केसेस उस तरह बना के करने पड़ेंगे आपको, हो जाए क्वेश्चन समझ आ गया। अब
तो ट्राई करके देखो, मतलब मैं भी ट्राई करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है। तो मैंने पहले सॉल्व किए नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम अभी देख रहा हूँ, तो सॉल्व वैसे किया हुआ नहीं है, तो ऐसे ही करूंगा जैसे तुम करोगे। ठीक है, ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो अभी हमने मोस्टली 30 तक देखे हैं, अगर फिर भी इसमें भी डाउट रहता है तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सर जी 29 का हिंट बता दीजिए ना थोड़ा सा। 29 में क्या था कि x1 x2 ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है आपको, और पीडीएफ भी दे रखा है, एमएलई थीटा स्क्वायर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा का एमएलई निकाल लोगे आप। थीटा का एमएलई कैसे निकालेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लेंगे और फिर उसको मैक्सिमाइज कर देंगे, तो थीटा स्क्वायर का क्या हो सर जाएगा यहाँ उसका पर square। सर पैरामीटर होगा, रेंज में पैरामीटर है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई, सो थीटा लेस हाँ देन सर, इक्वल टू ऑल एक्स आई, मिनिमम हो जाएगा, और आप देखना पड़ेगा 1/2 मिनिमम। और तो सर थीटा मिनिमम, स्क्वायर है 1/4 हो जाएगा। तो मिनिमम इन चारों में देख लो सबसे छोटा कौन है, आई थिंक 1/2 ही सबसे छोटा है क्या? यस हाँ, सर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आंसर हो गया बस। बताओ आप एमएलई निकालोगे, एमएलई का आंसर दिख रहा है यहाँ से कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स आएगा, और फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स हाफ है सबसे छोटा, तो थीटा स्क्वायर इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई। इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर टी एमएलई है थीटा का, तो जी ऑफ टी विल बी एमएलई ऑफ जी ऑफ थीटा, वेयर जी शुड बी एनी फंक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फंक्शन चलेगा। सो इनवेरियंस यूज करो, ठीक है। ओके ठीक है, तो बाकी और भी डाउट रहता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी 30 तक मोस्टली हमने देखा है, उसके पीछे भी कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो वो और भी देख सकते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज तो इतना ही है, ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर थैंक यू सर। थैंक यू।